गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, माफी चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से क्लास आप लोगों का नहीं मैं ले पा रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ व्यस्तता की वजह से हम आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आज से फिर मेरा ये क्लास कंटिन्यू चलेगा। आप लोगों को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, आपका सिलेबस एकदम टाइम पे खत्म होगा। ठीक है, कुछ व्यस्तता की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, और कितने बच्चे हैं ऐसा जैसा जिनको हमने बताया था कि एक रसायन की भाषा एक बुक आता है, उसमें ढेर सारा आपको रासायनिक समीकरण दिए होंगे और उसको असंतुलित करना, असंतुलित दिए होंगे तो उसको संतुलित करना है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आया, वो उन्होंने बताया भी कि हमने किया भी है। किसी किसी का क्या क्या प्रॉब्लम था उस सबको मैंने भी बताया। ठीक है, और वो लोग खुद से ही बनाए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्द। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि उसके आगे हम लोग रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं, उस रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है और क्या क्या हम लोग उस रासायनिक समीकरण से जानते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अब देखिए, ये रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होगी और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने समझा था क्या कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण है, अगर कोई भी क्या है रासायनिक समीकरण है, तो उससे हमें क्या क्या सूचना मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमें ये हमको जानकारी मिलता है कि रासायनिक समीकरण में यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। यानी जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उस पदार्थ के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगा, या उसके सूत्र एवं संकेतों की भी जानकारी हमें मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किस पदार्थ का नया निर्माण हो रहा है, या कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं, उसकी जानकारी होती है। तथा उस पदार्थ के संकेत एवं सूत्र की भी जानकारी हमें होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पहला समीकरण की सूचना क्या क्या प्राप्त होगा, तो प्रतिकारक और प्रतिफल के सूत्र एवं संकेतों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना उस दिन, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O का निर्माण करता है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है क्या? नहीं, नहीं संतुलित है, क्योंकि यहाँ दो गो हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन दो गो है, यहाँ हाइड्रोजन दो गो है, ऑक्सीजन एक गो है। तो यहाँ हम लोग ऐसे किए थे ना कि हाइड्रोजन कितना है, दो गो, ऑक्सीजन कितना है, दो गो, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो गो, ऑक्सीजन कितना है, एक गो। अब यहाँ तो ये बराबर है, इसको दोनों को बराबर करना था। ये दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, तो ये ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 से गुना हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर भी हमको हाइड्रोजन में कितना 2 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी हमको हाइड्रोजन से 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये कितना हो जाएगा, 4। तो इधर भी हमने हाइड्रोजन से 2 से गुना कर दिया। तो अब हमारा क्या हो गया, ये 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन, 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या क्या सूचना मिल रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, यानी प्रतिकारक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रहा है। प्रतिकारक के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है कि प्रतिकारक का क्या सूत्र और क्या संकेत होता है, इसकी जानकारी मिल रहा है। ठीक, प्रतिफल के बारे में हमको जानकारी मिल रहा है। प्रतिफल के बारे में ये जानकारी मिल रहा है कि प्रतिफल के सूत्र एवं संकेतों की जानकारी हमें यहाँ से हो जा रही है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहला लिख सकते हैं कि अभिकारक एवं प्रतिफल के, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफल
कारक एवं प्रतिकारक एवं प्रतिफल क्या, प्रतिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र तथा संकेत की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, पहला हमको ये मिल रहा है इससे जानकारी कि इस तरह से प्रतिकारक में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, उसका सूत्र एवं संकेत की जानकारी मिल जाता है। और दूसरा हमें क्या मिलता है? प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग क्या जानकारी मिलता है, जरा सा इसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्या जानकारी मिलता है कि प्रतिकारक में यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन से नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इस दोनों पदार्थ के बारे में हमको जानकारी हो रहा है। यानी प्रतिकारक एवं प्रतिफल यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो समझा चुके हैं आपको। चलिए अगला हम लोग को क्या जानकारी मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां तक में हम लोगों ने समझ लिया कि प्रतिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी हमें होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। तीसरा हम लोगों ने क्या जाना कि प्रतिफल में यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चौथा हम लोग यानी 4-5 लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला लिख सकते हैं क्या, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा है कि H2 प्लस O2 मिलकर के 2H2O का निर्माण हो रहा है, ये संतुलित हो गया। तो यहाँ हम लोग देख क्या रहे थे कि यहाँ ये जल है, ये क्या है, जल है। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो गया अणु, ये यौगिक है, इसको हम लोग अणु बोलते हैं और इसको हम लोग कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कितना अणु और कितना परमाणु मिलके कितना अणु का निर्माण कर रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा विशेष इसमें जानने की आवश्यकता नहीं, कुछ ज्यादा झोल झमेल नहीं है इसमें। बस सिर्फ हम लोग इतना कह सकते हैं कि प्रतिकारक और प्रतिफल में बने अणु और परमाणुओं के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल के परमाणु एवं अणु की
जानकारी जानकारी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, बस इतना, कुछ ज्यादा सिंपल, ये ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, बस इतना भी हम लोग लिख देंगे तो हमें काम चल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का कभी पूछा नहीं भी पूछा। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग समझ लिए। चलिए अगला हम लोग समझ ये हम क्या क्या जानकारी में रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली क्या क्या सूचनाएं हमको मिलती है। तो सबसे पहले सूचना मिलती है कि प्रतिकारक और प्रतिफल की जानकारी, प्रतिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत की जानकारी होता है, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से नया पदार्थ का निर्माण होता है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होता है। अगला था हम लोग क्या कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने परमाणु और कितने अणु का निर्माण हो रहा है, या कितना अणु कितना परमाणु भाग ले रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। बस ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि इस रासायनिक समीकरण का उपयोग से हमें क्या लाभ होता है। ये रासायनिक समीकरण है, इस समीकरण को लिखने से हमें क्या क्या लाभ होता है, उस लाभ के बारे में जानते हैं। लाभ होगा तभी तो हम उपयोग करेंगे। अब अगर हमको लिखने से कोई उपयोग ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं होगा, तो हम क्यों उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। क्या हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला बात है कि रासायनिक समीकरण है, न कि रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया दूसरा चीज होता है और रासायनिक समीकरण दूसरा चीज होता है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उसी पदार्थ को सूत्र एवं संकेत के द्वारा जब हम निरूपित कर देते हैं तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ ये क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। अगर लाभ नहीं होगा उसको लिखने से तो हम लोग क्यों लिखेंगे, क्यों उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। जैसे सिंपल सा बात हम लोग एक ही एग्जांपल पे समझ रहे हैं अभी तक, H2 + O2 H2O का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको, ये तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये जल है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये जल है। तो इसको हम लोग अगर आम बोलचाल के भाषा में तो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन का निर्माण करके ये जल बना रहा है। तो क्या ऐसा हम लोग कभी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा? ऐसा लिखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, इंडिया में भी लोग इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे भारत में भी इस चीज को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग एक ऐसा वर्ड का प्रयोग करते हैं, ऐसा सूत्र एवं संकेत का प्रयोग करते हैं जिसको भारत के पूरे विश्व में उस चीज को लोग पहचान सके, पूरे विश्व का छात्र उसको बता सके कि हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसके संक्षिप्त नाम को यानी सूत्र एवं संकेत को जब हम लिखते हैं तो उससे हमें सबसे पहला बचत होता है समय का। सबसे पहला बचत होता है क्या? समय का। तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे? इससे समय की बचत होती है, इससे समय की बचत होती है। इससे क्या होती है? समय की बचत होती है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या कि रासायनिक समीकरण के उपयोग करने से हमें सबसे पहला चीज होता है समय की बचत। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा है कि अगर जैसे ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है मिल करके जल का निर्माण कर रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिला इसे, फिर ये बनाया जल। तो सबसे बड़ा चीज है कि एक तो समय का, ऐसा लिखने से समय का बचत होगा क्या? नहीं, ज्यादा समय लगेगा। तो
इसको इसका संकेत के द्वारा लिखेंगे तो संकेत के द्वारा लिखेंगे तो एक तो समय का बचत हो गया और दूसरा में क्या हो गया, दूसरा में हमको स्पेस जगह यानी कॉपी की बचत हो जाता है। ठीक है, यानी हमको पन्ना यानी कॉपी की बचत हो जाता है, यानी कागज इससे क्या होता है, इससे कागज की बचत होती है। इससे क्या होती है, कागज की बचत होती है। एकदम आम भाषा में लिखेंगे हम लोग, जैसे जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे हम लोग उसको आम भाषा अपनी भाषा में लिखने का कोशिश करेंगे, सबसे पहला चीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, एक तो समय की बचत हो गया, दूसरा हो गया हमारा कागज का बचत हो गया, तीसरा क्या है कि ऐसा लिखने से यानी रासायनिक समीकरण लिखने से इसके द्रव्यमान के गणना करने में आसानी होती है। इसके क्या करने में आसानी होती है, द्रव्यमानों की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ठीक है, मिटा दे इसको। क्या लिख सकते हैं, इससे प्रतिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक हो जाती है, ठीक ठीक हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, एक तो ये चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि अभी संतुलित तो है नहीं, इसको संतुलित बनाने के लिए संतुलित बना दिए, तो यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन का कितना परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर परमाणु मिलकर किसका कितना बनाया, जल के 2 अणु का निर्माण किया। यानी इसके द्रव्यमान या अणु परमाणु की गणना हमें ठीक ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या अगला और क्या आता है, इसके उपयोग से क्या लाभ है जरा सा देखते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना संकेत एवं सूत्र यानी समीकरण के रूप में लिखने से फायदा क्या होता है कि पूरे विश्व में इसकी जानकारी मिल जाती है। पूरे विश्व के बच्चा जो है इसको देख करके ये पढ़ सकता है, ये नहीं कि हाँ सिर्फ इंडिया में, ये देख करके समीकरण को देख करके पूरे विश्व के बच्चा जो है इसे पढ़ सकता है और पहचान सकता है कि हाँ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या हो रहा है, भाग ले रहा है और जल का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण की जानकारी से, समीकरण के उपयोग से हमें इसकी सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कि विश्व में ऐसा इसे लिखने से क्या होगा, इसे लिखने से पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में इसे लिखने से संपूर्ण विश्व में कहीं भी आसानी से पढ़ा जा सकता है, बस इसको अपनी भाषा में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया। हम लोग 2 चीज पढ़े, क्या रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि अब ये सब चीज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन कुछ बातें क्या होती हैं कि रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखते हैं उस चीज से सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, फिर भी हम लोग उसको लेकर के चलते हैं, फिर भी हम लोग उसको लिखते हैं, लेकिन उसका कुछ सीमा होता है और उस सीमा के अंतर्गत ही हम लोग उसका काम करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यानी उसकी क्या सीमाएं है, रासायनिक समीकरण
कि क्या सीमा, जो लोग नहीं लिखे स्क्रीनशॉट लेकर के आगे लिख लेंगे, ठीक है, नोट्स तैयार करते चलेंगे, ठीक है। चलिए की सीमाएं, यानी इस रासायनिक समीकरण को किस सीमा तक हम लोग लिख सकते हैं, उसमें क्या कमी है, उसको हम कैसे उपयोग, अच्छा ढंग से उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को ले लीजिए, H2+O2 मिलकर के H2O का निर्माण किया, तो क्या आपको इसमें पता चल रहा है कि ये जो प्रतिकारक और प्रतिफल है वो किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, यानी किस अवस्था में है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। यानी भौतिक अवस्था की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, भौतिक अवस्था की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको इसमें जानकारी मिल रहा है क्या, कहीं से आपको दिख रहा है कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, नहीं ना पता चल रहा है। तो यानी क्या होता है कि इसमें प्रतिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस, द्रव एवं गैस की जानकारी नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त हो पाती है। कोई दिक्कत, यानी रासायनिक समीकरण हम लोग जब लिखते हैं तो लिखने के पश्चात क्या होता है कि हमको इसमें ये चीज की जानकारी नहीं मिल पाता है कि ये रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाला पदार्थ है किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है कि गैस में है, या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है वो किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो पहला चीज है क्या कि हमको उसकी अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या जानकारी इसमें नहीं मिल पाता है कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में ऊष्मा ले रहा है कि ऊष्मा दे रहा है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसकी जानकारी हमको नहीं हो पाता। इस अभिक्रिया के दरमियान हम लोग ये अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से लेता है कि ऊष्मा बाहर देता है, इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाती है। क्या इसमें पता चल रहा है कि ऊष्मा हम बाहर से ले रहे हैं कि ऊष्मा बाहर से दे रहे हैं। यहाँ पर कोई टेम्परेचर का कोई सिंबल तो नहीं मिलता है हमको, कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो अधिकांश जगह हम लोग को नहीं जानकारी मिल पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक समीकरण में यानी इसके उपयोग से उसमें हमें क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण जो है ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी है, इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। समीकरण में ऊष्मा शोषी, देख लीजिएगा ऊष्मा शोषी सही है कि गलत है। समीकरण में ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, नहीं प्राप्त हो पाती है, ठीक है। इसमें तो ये जानकारी नहीं मिलता है कि हाँ ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है कि क्या है, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कुछ कमियां रह गई हैं, जिस चीज को हम लोग सीमाएं कह रहे हैं, उसी सीमा के अंतर्गत रासायनिक समीकरण की कमी हम लोग को झलकता है। उस कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, तब हम लोग उस दूर करने के बाद उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे हम लोग उपयोग ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या हो सकता है कि रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है, ठीक है, किन दशाओं में हो रहा है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, जैसे देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इसको बोल सकते हैं किस ढंग से कि रासायनिक ये जो है H2+O2 या मिलकर क्या बनाया, H2O बनाया, ठीक है। तो ये किसके उपस्थिति में बनाया, इसकी जानकारी हमें प्राप्त
नहीं हो पाती है। ठीक है, कितना ताप, कितना दाब, कितना प्रेशर हम लोग देते हैं, तो हम लोग कैसा, इसमें कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं तो जल का निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो उसको हम अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि अभिक्रिया किन दशाओं में हुआ। अभिक्रिया की दशाओं, दशाओं क्या हुआ, दशाओं मैंने ताप, दाब, ठीक है, ताप, दाब इत्यादि। अभिक्रिया की दशाओं का पता नहीं लग पाता है, ठीक है। यह अभिक्रिया किस दशा में हो रहा है, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना प्रेशर दे रहे हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका भी हमको जानकारी, इसको भी हम इसका सुधार करके भी हम इसको अधिक उपयोगी ला सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। अगला क्या हो सकता है कि अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रहा है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना, बहुत तेजी से होता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे ही सालों भर 12 मास छोड़ दीजिए, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि वेग, रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया में इससे वेग का पता नहीं चलता है, इससे अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चलता है। ठीक है, वेग का पता नहीं चलता, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, अब दो एग्जांपल हम आपको देते हैं, क्या, जैसे इसी अभिक्रिया को समझ लीजिए, दशाओं का पता नहीं चलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इसको जब हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग क्या, सूर्य के प्रकाश में अगर इसको हम लोग देते हैं, सूर्य का प्रकाश इसको देते हैं, तो ये काफी तेजी से अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है। तो ऐसा देखने को आपको समीकरण में नहीं मिलेगा, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने जानने के लिए हम लोग लिख सकते हैं सूर्य। ठीक है, सूर्य का रोशनी देंगे इसको तो ये HCl का निर्माण कर देगा। अब हम लोग आते हैं, इससे वेग का पता नहीं चलता है। अब वेग का पता नहीं चलता है तो इस, जब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि H2 है प्लस Cl2 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं, SUN सनलाइट देते हैं, तो ये HCl का निर्माण करता है। ये एकदम सेकेंडों में करता है, SECOND सेकेंडों में हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से फेरस है, Fe+O2, ऑक्सीजन से, जैसे लोहा है, लोहा को ऑक्सीजन में छोड़ देंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, सूर्य का किसी चीज का नहीं देंगे तो सालों भर या 12 मास रह जाएगा, तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन Fe को ऑक्सीजन से उपस्थिति में अगर छोड़ देते हैं तो कुछ लंबा टाइम लगता है, जो क्या बना लेता है, Fe3O4 का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या होता है, इसको सालों लग जाता है, YEAR ईयर, इस अभिक्रिया को करने में साल लग जाते हैं, इस अभिक्रिया को करने में क्या हो जाता है, साल लग जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इससे अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चल पाता है। अब इसमें आपको पता चल पा रहा है कि ये कितना दिन में बन रहा है, ये कितना दिन में बन रहा है, नहीं ना, लेकिन हम जानते हैं, इसलिए हम आपको बता दिए कि क्या HCl का जब निर्माण होगा तो सेकेंडों में हो जाएगा। लेकिन वही जब लोहा में जंग लगेगा तो उसको जंग लगने में बहुत काफी लंबा टाइम लग जाता है। तो उसको दर्शाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे अभिक्रिया का पता, अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चल पाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला हम लोग कह सकते हैं क्या कि अभिक्रिया जो है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोट के साथ होता है, विस्फोट के साथ होता है। जैसे बम वगैरह फूटता है तो उसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, लेकिन वो कैसे और क्यों होता है इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, यानी विस्फोट के साथ हुए रासायनिक अभिक्रिया में, विस्फोट के साथ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अतः हम कह सकते हैं, इसको मिटा दे या लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट। चलिए हम लोग अगला लिख लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। सिर्फ विस्फोट के साथ होने वाली अभिक्रिया का पता नहीं चलता है, विस्फोट के साथ होने वाला रासायनिक अभिक्रिया का
पता नहीं लग पाता है। ठीक है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। क्या क्या हम लोग को सीमा है, रासायनिक समीकरण में हम लोग किस किस चीज का उपयोग करते हैं, किस किस चीज का जानकारी हमको नहीं मिल पाता है, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो सबसे पहला है कि इसमें प्रतिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था की जानकारी हमें नहीं हो पाता है। ठीक है, किस अवस्था में भाग लिया है प्रतिकारक और किस अवस्था में प्रतिफल का निर्माण किया है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिल पाता है, सबसे पहला चीज। दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि समीकरण में उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी मात्रा में उष्मा ली जा रही है या कितनी मात्रा में उष्मा दी जा रही है, बाहर निकाली जा रही है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उष्माशोषी क्या है, उष्माक्षेपी क्या है, आगे का टॉपिक है, हम जस्ट पढ़ाएंगे आगे किसको उष्माक्षेपी कहेंगे, किसको उष्माशोषी कहेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे जस्ट पढ़ना है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दशाओं का पता नहीं चलता है। यानी जब रासायनिक दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दशा का मतलब है कि कितना टेम्परेचर लेकर के या कितना प्रेशर लेकर के वो अभिक्रिया कर रहा है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिल पाती है। ठीक है, यानी जैसे सनलाइट हुआ तो सनलाइट के साथ अभिक्रिया कर रहा है लेकिन समीकरण में उस चीज को दर्शाया नहीं जाता है, इसलिए हमें उस चीज की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता रासायनिक समीकरण से। ठीक है, तीसरा है क्या, अगला क्या, चौथा क्या है, इससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चल रहा है। यानी किस दर से कितने समय में, कितना जल्दी और कितना कम समय में रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो जा रहा है, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए विस्फोट के साथ होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का पता भी हमें नहीं चल पाता है। जैसे परमाणु बम होता है ना, बम, तो बम के अंदर भी जैसे ही हम लोग आग जलाते हैं या फिर आग टेम्परेचर देते हैं, ज्वाला देते हैं, तो उसके अंदर भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके फलस्वरूप वो ब्लास्ट कर जाता है। तो ब्लास्ट कर जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट के साथ उसके अंदर कैसा हुआ रासायनिक अभिक्रिया, इसकी जानकारी हमें समीकरण से प्राप्त नहीं होता है, उसके बगल में विस्फोट नहीं लिखा जाता है। ये सब होती है हमारी रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो बस आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग को देखना क्या है कि जब ये सब सीमा है तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करके हम रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो उस अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी जानकारी हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, क्लास कंटिन्यू चलेगा। अब किसी बच्चों को कोई समझने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उस इस चैनल का टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च भी कर सकते हैं, जितेश क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट टेलीग्राम भी बन जाते हैं, लेकिन आपको सही टेलीग्राम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।